सबा खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 23 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान की मिसाइलें फिर तैयार, अरागची की इसराइल को खुली ललकार। इराक में कुर्द पार्टीज का नया अलायंस, ईरानी निजाम को तबाह करने की खाई कसम। उधर इराकी मिलिशिया ने भी किया ऐलान, जंग हुई तो ईरान के साथ संभालेंगे मैदान। मिडिल ईस्ट में जंग टालने का आखिरी मौका हुआ पक्का, जिनेवा में फिर ईरान और अमेरिकी ऑफिशियल बैठेंगे आमने सामने। खान यूनिस के मलबे से गूंजी अजान, खंडरों में हो रही तिलावते कुरान। गजा से इमोशनल लम्हे आ रहे बाहर, महीनों बाद बच्चों को जिंदा देख पहाड़ जैसा बाप भी सिसक उठा। आरएसएफ चीफ हेमती की मेजबानी पर बवाल, युगांडा पर भड़का सूडान। और सोमालीलैंड का बड़ा ऑफर, अमेरिका को बेस देने की तैयारी। इसराइल के बाद यूएस की एंट्री से बिगड़ सकता है तुर्की और इजिप्ट का खेल। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान ने माहौल गरमाते हुए ये कह दिया है कि उसकी मिसाइलें फिर से इसराइल को दहलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक बेहद सख्त और ललकारने वाले अंदाज में इसराइल को आगाह किया है कि ईरान की मिसाइल ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। एक इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने दावा किया कि जून 2025 की जंग के दौरान ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के अंदर अपने तयशुदा ठिकानों पर बिल्कुल सटीक वार किया था और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो ईरान फिर से वही तबाही मचाने की सलाहियत रखता है। अब्बास अरागची ने पिछले साल के 12 दिनों की जंग का जिक्र करते हुए दावा किया कि उस वक्त इसराइल को बिला शर्त सीज फायर के लिए इसलिए हाथ फैलाने पड़े थे क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों के आगे बेबस हो गया था। अरागची ने यह भी माना कि ईरान में तब तबाही हुई थी और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इसराइल ने तबाह किया था। अरागची का साफ कहना है कि ईरान आज डिफेंस के मामले में पहले के मुकाबले बहुत बेहतर पोजीशन में है और इसराइल की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। अब दो खबरें इराक से जिनका ताल्लुक ईरान से है। इराक में मौजूद कुर्द ग्रुप्स ने ईरान की इस्लामी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है। खबर यह है कि इराक में बसी ईरान की कुछ कुर्द पार्टीज ने हाथ मिलाते हुए एक नया सियासी इत्तेहाद यानी कोएलिशन बनाने का ऐलान किया है। इसका मकसद ईरान की इस्लामी हुकूमत को ख़त्म करना और कुर्दों के लिए आज़ाद फैसले लेने के हक़ को हासिल करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक में मौजूद ईरानी कुर्दों की ये पांचों पार्टियां पिछले लंबे अरसे से ईरान से बाहर रहकर काम कर रही हैं और अब इन्होंने एक साथ आकर ईरान के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। इनकी जो जड़ी हैं वो ईरान से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये अभी इराक में रह रहे हैं। इन गुटों का कहना है, इन पार्टीज का कहना है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत अपनी सियासी हैसियत और साख पूरी तरह से खो चुकी है और महज जोर ज़बरदस्ती के दम पर पावर में टिकी हुई है। गौरतलब है कि इराक के कुर्द इलाके में इन गुटों के कई कैंप और ठिकाने मौजूद हैं जिन पर ईरान अक्सर सरहद पार से मिसाइल और ड्रोन हमला करता रहा है। ये खबरें आती हैं, दावे किए जाते हैं। अब इस नए अलायंस के बाद सरहदी इलाकों में टेंशन और ज़्यादा बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है क्योंकि ये ग्रुप्स अब एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत ईरान के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में हैं। हालांकि ये ग्रुप्स भी ईरान के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम रहे हैं, इन पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं और ईरान के निज़ाम के दुश्मन कहलाते हैं। ख़ास तौर से इस वक्त में जब ऐसी उथल पुथल अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं ईरान में, इनका उभरना शक पैदा करता है कि इनके पीछे खड़ा कौन है। अब एक और खबर, ईरानी मीडिया के मुताबिक इराक में ईरान के सपोर्ट में भी आवाज़ें उठ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुखालिफ हैं इराक में ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक इराक के सियासी और फौजी गुटों ने अमरीकी धमकियों के बीच ईरान का साथ देने का अपना वायदा दोहराया है। अल अरबी अल जदीद की रिपोर्ट में बताया गया कि कताइब हिजबुल्लाह और हरकत अल नुजाबा जैसे बड़े ग्रुप्स ने, बड़े रेजिस्टेंस मूवमेंट्स ने वॉलंटियर लड़ाकू की भर्ती शुरू कर दी है ताकि अमेरिका के साथ किसी मुमकिना जंग में ईरान की मदद की जा सके। इराकी रेजिस्टेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें 7 बड़े सियासी और फौजी ग्रुप्स शामिल हैं, उनमें एक सोर्स ने ये तस्दीक की है कि इराकी ग्रुप्स ने ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली किसी भी जंग में हिस्सा लेने की पूरी तैयारी कर ली है। इसे खबर खुद ईरानी मीडिया ने बनाया है।
ان گروپس نے ایک ڈیٹیلڈ پلان بھی تیار کیا ہے جس میں صاف کیا گیا ہے کہ جنگ چھڑنے کی صورت میں وہ کس طرح ایران کو سپورٹ کریں گے۔ اس ہلچل سے صاف ہے کہ اگر ایران پر کوئی بھی آ جاتی ہے تو عراق بھی اس جنگ کی زد میں آ سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ پابندیاں ہٹنے اور یورینیم انریچمنٹ کی منظوری ملنے پر ایران سمجھوتے کو تیار ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جاری تانا تنی کے بیچ پہلی بار کچھ رعایتیں یعنی کچھ کنسیشنز دینے کی پیشکش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے ہفتے کی ناکام بات چیت اور بڑھتے جنگی خطرے کے بعد ایران اب اپنے ایٹمی پروگرام پر نرمی دکھانے کو تیار ہے، بشرطے امریکہ اس کی شرطیں مان لے۔ ایران کی مانگ ہے کہ اس پر لگی تمام پابندیاں ہٹائی جائیں اور اس کی یورینیم انریچمنٹ کے حق کو منظور کیا جائے۔ ایک اعلیٰ ایرانی اہلکار نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ابھی بھی کئی مدوں پر گہرے اختلاف ہیں، خاص طور پر اس بات کو لے کر کہ پابندیوں میں چھوٹ کب اور کتنی ملے گی۔ یہ بھی ہے کہ انریچمنٹ شاید گھٹا دے، ایران اس لیول تک لے آئے جس سے بم بننے کا جو خواب ہے وہ بہت دور دور جا کر کھڑا ہو جائے۔ خیر، ایران کا یہ قدم امریکی حملے کے خطرے کو ٹالنے کی ایک بڑی کوشش مانا جا رہا ہے۔ حالانکہ دونوں ملکوں کے بیچ کی کھائی اب بھی بہت چوڑی ہے، لیکن اس تازہ پیشکش نے بات چیت کے بند ہو چکے دروازوں کو پھر سے کھولنے کی امید جگا دی ہے۔ اب ایک بڑی خبر، اور یہی سب سے بڑی خبر ہے۔ جنیوا میں ٹرمپ کے انوائے سے ایران کے وزیر خارجہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایٹمی سمجھوتے کے لیے نیا ڈرافٹ تیار ہے، یہ خبر ہے، اور سب سے بڑی خبر آج کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو لے کر جاری ٹینشن کو ختم کرنے کا اکیلا واحد راستہ ڈپلومیسی ہی ہے۔ اتوار کو اراغچی نے کہا کہ ان کی ٹیم ایک ایسے سمجھوتے کا ڈرافٹ تیار کرنے میں جٹی ہے جس میں دونوں ملکوں کی فکروں کا خیال رکھا گیا ہو۔ انہوں نے یہ بڑا خلاصہ بھی کیا کہ آنے والی جمعرات کو جنیوا میں ان کی ملاقات امریکی انوائے اسٹیو وٹکوف سے ہو سکتی ہے۔ عباس اراغچی کا ماننا ہے کہ ایک ون ون ڈیل کی بھی پوری گنجائش ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور ایک صحیح حل تک پہنچنا ممکن ہے۔ یعنی ساری پازیٹیو باتیں ایران کہہ رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ سرحدوں پر فوج جمع کرنے یا جنگی ماحول بنانے سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق اگر امریکہ سنجیدہ ہے تو اس ہفتے ہونے والی میٹنگ میں ایک مضبوط مسودہ تیار کر کے بہت جلد کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ اس خبر کو اور ہم بڑھاتے ہیں آگے۔ امریکہ اور ایران کی میٹنگ کنفرم ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے، اور یہ کس نے کہا ہے؟ عمان نے، جو یہ میٹنگ کرا رہا ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر البسیدی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران اور امریکہ کے نمائندے اس آنے والی جمعرات کو، تھرسڈے کو جنیوا میں دوبارہ ملیں گے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا، بسیدی نے، کہ یہ بات چیت ایک اچھے اور پازیٹیو انداز میں شروع ہوگی۔ ہونے سے پہلے ہی اندازہ لگایا جا رہا ہے، تو کچھ مسئلہ تو ہے تیاریوں کے علاوہ۔ عمان کے مطابق دونوں طرف سے اس ڈیل کو آخری شکل دینے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملاقات کا مقصد رکے ہوئے مسئلوں کو حل کرنا اور جلد سے جلد کسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ میڈیٹر کے طور پر عمان کو امید ہے کہ اس بار معاملہ کسی پکے فیصلے کی طرف بڑھے گا۔ اگر عمان ایسا کہہ رہا ہے تو پھر یہ عراق میں یہ بھرتی وہ بھرتی، ادھر ایئر کرافٹ کیریئر ادھر وہ، اگر سب پازیٹیو ہے تو جنگ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، اور اس صورت کا نام ہے دھوکہ۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اسرائیل کے لبنان میں جاری حملوں کے خلاف یمن کے حوتھیز نے عرب ملکوں سے ایک ہونے کی اپیل کی ہے۔ یمن کے انصار اللہ موومنٹ نے لبنان کے بیکا علاقے میں اسرائیلی حکومت کے ذریعے کیے گئے بڑے حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ اس حملے میں تقریباً 1 درجن لوگ مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ انصار اللہ موومنٹ نے اسے انٹرنیشنل قانونوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے، کیونکہ لبنان کے ساتھ سیز فائر جاری ہے۔ انصار اللہ موومنٹ یا حوتھیز کے پولیٹیکل بیورو نے اتوار کو کہا کہ ساؤتھ لبنان کے سیدون شہر میں عین الحلوے ریفیوجی کیمپ پر کیا گیا یہ ہوائی حملہ اسرائیل کے وستار وادی یعنی ایکسپینشنسٹ ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس بیان کے مطابق یہ جرم نہ صرف لبنان کی خود مختاری پر حملہ ہے، بلکہ یہ گریٹر اسرائیل اور نیو مڈل ایسٹ جیسے منصوبوں کو تھوپنے کی کوشش ہے۔ انصار اللہ موومنٹ یا حوتھیز نے صاف کہا کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی مدد سے کیے جا رہے ان حملوں کو روکنے کے لیے
तमाम अरब मुल्कों को अब एक साथ आना होगा। अब गजा की खबरें। गजा में तबाह हुई मस्जिदों के मलबे से अजान दी जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर खान यूनिस का जज्बा दिखा रही है। खंडहरों पर तिलावत कुरान भी हो रही है। जंग और बर्बादी के बीच जनूबी गजा के खान यूनिस शहर से एक बेहद इमोशनल तस्वीर सामने आई है। यहाँ के मगरबी हिस्से में एक मस्जिद जो इसराइली बमबारी में पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी है, उसके बीचों बीच खड़े होकर एक शख्स ने बिना माइक के अजान बुलंद की। जहां कभी बुलंद मीनारें और गुंबद हुआ करते थे, आज वहां सिर्फ टूटे हुए पत्थर और धूल का गुबार है। लेकिन मलबे के उस ढेर से उठती अजान की आवाज़ ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि यहाँ के लोगों के हौसले आज भी टूटे नहीं हैं, आज भी पस्त नहीं हुए हैं। शहीद मस्जिद के गुंबद के साए में बैठकर रोज़ेदार फ़लस्तीनी कुरान शरीफ की तिलावत करते भी नजर आए। ये तस्वीर 22 फरवरी की है। आसपास मौजूद लोगों के लिए ये मंजर सिर्फ इबादत की पुकार नहीं है, बल्कि उनकी हिम्मत और वजूद की निशानी भी बन गया है। सर्दी और चारों तरफ फैली तबाही के बावजूद मलबे पर खड़े होकर दी गई ये अजान इस बात का सबूत है कि गजा की आवाम अपनी ज़मीन और अपनी अकीदत को किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं। महीनों बाद बच्चों को जिंदा देखकर बिलक पड़े एक फ़लस्तीनी बाप की कहानी है ये, जो जुदाई का दर्द बयां करते हुए अपने आंसू रोक ना सका। वो पहाड़ जैसा बाप पिघल गया। गजा का रहने वाला एक फ़लस्तीनी बाप जो महीनों की लंबी जुदाई के बाद आखिरकार गजा वापस पहुंचने में कामयाब रहा, वो अपने बच्चों को जिंदा देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। रोते हुए उसने बताया कि उसने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था कि इस तबाही और कत्लेआम के बीच वो अपने बच्चों को फिर से जिंदा देख पाएगा। ये शख्स इसराइल के हमले शुरू होने से पहले किसी काम के सिलसिले में गजा से बाहर चला गया था, लेकिन जंग छिड़ने और तमाम सरहदें बंद होने के बाद वो बाहर ही फंस कर रह गया। महीनों तक उसने बाहर रहकर अपनों की सलामती की दुआएं मांगी और वापस घर लौटने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। महीनों के लंबे इंतजार और खौफ के बाद जब आखिरकार उनका मिलन हुआ तो वह मंजर बेहद इमोशनल था। अपने बच्चों को गले लगाकर वो बाप फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि अपनों से दूर रहकर मौत की खबरों के बीच जीना किसी जहन्नुम से कम नहीं था, लेकिन बच्चों का चेहरा देखकर उसके लिए जो है जिंदगी फिर से गुलजार हो गई। उसने बच्चों का चेहरा देखा और ये चेहरा और ये खुशी उसके लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थी। गजा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इतवार को यह बताया कि अक्टूबर 2025 में हुए जंगबंदी समझौते के बावजूद अब तक 642 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। उन्होंने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हर रोज़ इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बयान के मुताबिक इस समझौते के बाद से हर दिन औसतन 5 फ़लस्तीनी अपनी जान गंवा रहे हैं। मरने वालों में 197 बच्चे, 85 औरतें और 22 बुजुर्ग शामिल हैं, जो कि कुल तादाद का करीब 47% हिस्सा है। ये आंकड़ा सीज़फायर के बाद से मरने वालों का है। सेंटर का कहना है कि समझौते के बाद भी आम लोगों पर हमलों का ये सिलसिला लगातार जारी है। सूडानी फौज के सपोर्ट वाली हुकूमत ने युगांडा की कैपिटल कंपाला में अपने दुश्मन और पैरामिलिट्री फोर्स RSF के चीफ मोहम्मद हमदान दागलो, जिन्हें हेमेती भी कहते हैं, उनका शानदार वेलकम किए जाने पर सख्त एतराज़ जताया है। युगांडा के सदर के जरिए हेमेती की मेज़बानी किए जाने को सूडान ने इंसानियत की तौहीन करार देते हुए इसे एक बहुत ही गलत कदम बताया है। सूडान का मानना है कि ऐसे वक्त में जब हेमेती की फोर्स मुल्क में तबाही मचा रही है, जब उस पर कत्ल गारत के जेनोसाइड के इल्ज़ाम लग रहे हैं, तब किसी दूसरे मुल्क के ज़रिए उसे सरकारी मेहमान बनाना सूडान की आवाम के ज़ख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। फिलहाल इस वाक़ये के बाद सूडान और युगांडा के डिप्लोमेटिक रिश्तों में बड़ी कड़वाहट आने की उम्मीद है। अब बात सोमालिया का हिस्सा रहे सोमालीलैंड की, जहां इसराइल के बाद अमेरिका की एंट्री हो सकती है और इससे सोमालिया में मौजूद मिस्र और तुर्की को झटका लग सकता है। सोमालीलैंड के एक वजीर ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि उनका मुल्क अमेरिका को अपनी खदानों और फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए तैयार है। सोमालिया से अलग हुआ सोमालीलैंड
लंबे वक्त से इंटरनेशनल पहचान की, इंटरनेशनल शिनाख्त की तलाश में है। दिसंबर में इसराइल दुनिया का वो पहला ऐसा मुल्क बना जिसने सोमालीलैंड की आज़ादी को मंजूरी दी, उसे एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। 1991 में सोमालिया से खुद को अलग करने के बाद से ही सोमालीलैंड अपनी अलग पहचान और हक के लिए कोशिशें कर रहा है। अब अमेरिका को दिए गए इस ऑफर से उम्मीद की जा रही है कि सोमालीलैंड को और ज़्यादा हिमायत मिल सकती है। सोमालिया पहले ही कह चुका है कि सोमालीलैंड हमारा ही हिस्सा है, और इसराइल ने जो उसे अलग एक मुल्क की जो रिकग्निशन दी थी वो गैर कानूनी है। दुनिया भर में इसकी मजम्मत हुई थी। इसके बाद अभी हज़ारों फ़ौजी इजिप्ट से सोमालिया पहुँचे हैं, वहाँ पर ट्रेंड कर रहे हैं सोमालिया के फ़ौजियों को। मिस्र की तो वहाँ पर एयरफोर्स की मौजूदगी है, और यहाँ इन सब को इसराइल की सोमालीलैंड में मौजूदगी के लिए ख़तरा माना जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका को दावत दी, आओ जी बेस संभालो, हमारी खदानें, हमारी माइंस संभालो, आओ जी फ़ायदा कमाते हैं और हमारी आप हिफाजत करो। तो अमेरिका से तो ये लोग नहीं भिड़ पाएंगे, मिस्र और तुर्की। तो बहुत सोच समझकर शायद किसी के कहने पर सोमालीलैंड ने ये पत्ता फेंका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ बहुत कम वक्त में मैंने बहुत सी जगहों की खबरें आप तक पहुँचा दी। ये मिडिल ईस्ट प्लस नॉर्थ अफ्रीका यानी MENA रीजन जो होता है, MENA, उसकी खबरें थीं। और हमारा एक नया चैनल शुरू हुआ है जिस पर पहला वीडियो कल रात डला है, आदिल खान आज़ाद ऑफिशियल। उस पे व्लॉग्स होंगे, सिर्फ खाने के नहीं, पब्लिक से बात करने के, और भी सोशल इश्यूज़ पर भी उस पर आगे चीज़ें आएंगी। पहला व्लॉग जो है वो करीबन 37-36 मिनट का है, जाकर उसे देखिएगा। रमज़ान पर स्पेशल है, जामा मस्जिद दिल्ली से है, लेकिन उसमें बातें लोगों से हैं उनकी। तो आप देखेंगे, आपको यकीनन पसंद आएगा। वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो आपका है। उसे जल्द से जल्द आगे तरक्की पर ले जाना आपकी ज़िम्मेदारी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिलेगा। पिछले 3 वीडियो में भी आपको उसका लिंक ज़रूर मिलेगा। हाँ, पोस्ट में अगर जाएंगे आप तो हमारी पोस्ट में भी उसका एक लिंक उस वीडियो का पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर ज़रूर उसे वीडियो को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।